हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनटीएससी स्टेज 2 के क्रैश कोर्स का नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज रिप्रोडक्शन। सो एज वी ऑल नो, रिप्रोडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं, एज वेल एज ये चैप्टर बहुत बड़ा भी है। तो आज के इस छोटी सी क्लास में हम ऐसा करेंगे, क्योंकि चैप्टर बहुत ही लंबा है, डेफिनेटली पॉसिबल नहीं है कि हम जल्दी जल्दी पूरा ही चैप्टर रिवाइज कर लें। तो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ चुके हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, जितने भी आ चुके हैं उनसे रिलेटेड सारी थ्योरी प्लस जितनी भी इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। देखिए, हमें स्टार्ट करना है इन टॉपिक्स के साथ। देखो, ये टॉपिक्स हैं जो हमारे लिए इस पूरे चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। देखो, आपको पता है, आपने चैप्टर पढ़ रखा है, सो डेफिनेटली यू आर अवेयर अबाउट दी सब टॉपिक्स। पहला हमें पढ़ना है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उसके अलग अलग टाइप्स। फिर आता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही टाइप है, बट ये प्लांट्स के लिए होता है। स्पेसिफिकली हम ये टर्म प्लांट्स के लिए यूज करते हैं, ठीक है। फिर आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट एंड ह्यूमंस, ये मेन है हमारे इस चैप्टर में। अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। तो आप लोगों को पता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। बेसिकली एक ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जहाँ पे सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, ना मम्मी होती ना पापा होती, बस एक सिंगल पेरेंट होता है, उसका कोई सेक्स हमने स्पेसिफाई नहीं कर रखा। वो सिंगल पेरेंट ही जब बच्चों को बर्थ दे दे, बर्थ तो यहाँ पे टर्म सही नहीं रहेगा, जिससे बच्चे हो जाएं, वो ही हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो यानी कि मतलब क्या होगा, एक सिंगल पेरेंट है, पहली इंपॉर्टेंट बात, सिंगल पेरेंट ही अपने बेबीज को मतलब इन शॉर्ट अपने बच्चे बना रहा है। सो यहाँ पर इसी से ही बेबीज या बेबीज की जगह आप चाहें तो प्रोजेनी वर्ड भी यूज कर सकते हैं, प्रोजेनी फॉर्म्ड, ठीक है। अब देखो भाई, सिंपल सी बात है, जब एक ही पेरेंट बच्चा बना रहा है तो वो बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिज्म होगा। तो एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं ना, वो बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे आर वेरी वेरी सिंपल ऑर्गेनिज्म। अब अगर मैं चाहूँ कि भाई मैं बताना चाह रही हूँ कि वो यूनिसेल्युलर है कि मल्टी, तो जनरली ऐसा देखा गया है कि एक तो सिंपल है, तो भाई सिंपल है तो डेफिनेटली यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स तो होने ही होने यहाँ पर। और अगर आप मल्टी को भी देखना चाहते हो तो यहाँ पे कुछ मल्टी भी होते हैं, बट वो बिल्कुल सिंपल इनिशियल वाले जो मल्टी नहीं होते, छोटे छोटे से, जिनमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बॉडी नहीं होती, ऐसे वाले मल्टी भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अगर मैं टाइप बताऊं, असेक्सुअल रिप्रो के अगर हम टाइप डिस्कस करें तो पहला टाइप होता है फिजन। फिजन आपको पता है क्या होता है, फिजन नाम से ही पता चल रहा है, डिवाइड होना। तो जो पेरेंट बॉडी होती है वो डिवाइड कर जाती है। अब कितनी बारी डिवाइड करी या कितने बच्चे बना रही, उसके बेसिस पे भी ये फर्दर डिवाइडेड होता है दो में। वन इज बाइनरी फिजन एंड दूसरा होता है मल्टीपल फिजन। एक है बाइनरी, एक है मल्टीपल। बाइनरी वर्ड का मतलब ही क्या होता है, दो में डिवाइड होना। तो जब कभी भी पेरेंट बॉडी दो में डिवाइड हो जाए, दैट इज कॉल्ड एज बाइनरी फिजन। सबसे सिंपल एग्जांपल क्या होता है, अपना प्यारा अमीबा क्या करता है, वो अपने न्यूक्लियस को भी डबल कर लेता है, अपने साइटोप्लाज्म को भी डबल कर लेता है, बॉडी को स्ट्रेच कर लेता है और फाइनली एक से ही दो नए छोटे छोटे सी प्यारी प्यारी सी सिस्टर अमीबा बना देता है। या तो आप इसे सिस्टर अमीबा कह सकते हो या आप इसे डॉटर अमीबा भी कह सकते हो, कोई नहीं, दोनों बोल सकते हो, ठीक है। फिर आता है एग्जाम्पल, इसके बहुत सारे होते हैं, जैसे कि अमीबा भी होता है इसका एग्जाम्पल पैरामीशियम भी है, इसका एग्जाम्पल यूग्लिना भी है, इसका एग्जाम्पल प्लेनेरिया भी है। नॉर्मली प्लेनेरिया यही करता है, ठीक है। फिर आता है मल्टीपल। मल्टीपल वर्ड का मतलब ही क्या होता है, बहुत बारी। तो इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम कौन है, ये एक प्रोटोजोआ है जो हमें मलेरिया नाम की घातक बीमारी करता है। तो ये है इसका स्ट्रक्चर, ये है इसका न्यूक्लियस। ये क्या करता है, एक ही बार में अपने न्यूक्लियस को दो में डिवाइड करने की जगह मल्टीपल छोटे 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 खूब सारों में डिवाइड कर देता है, समथिंग लाइक दिस, खूब सारों में डिवाइड हो जाती है। एंड एंटायर जो स्ट्रक्चर है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग से कवर रहता है, समथिंग लाइक दिस, ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग से कवर हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं सिस्ट। और जब भी इसको लगता है फेवरेबल कंडीशन आ चुकी है, ये सिस्ट फट जाएगी और इसमें से सारा, ये जितने भी हैं, ये सारे एक 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 बच्चा बन जाएंगे, ये सारे प्लाज्मोडियम के बच्चे बन जाएंगे, ठीक है। तो ये एक ही एग्जाम्पल आता है इसमें, प्लाज्मोडियम। अब जो याद रखने की बात है वो ये है कि हमेशा जब भी डिवीजन होगा, पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है, फॉलोड बाय दी साइटोप्लाज्म।
क्लियर है पहला टाइप आप सबको? ठीक है, इजी था वैसे भी। चलो इसका नेक्स्ट टाइप डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट टाइप होता है बडिंग। देखो बडिंग में नाम से ही एक वर्ड आ रहा है बड। तो जब पेरेंट बॉडी पे छोटी सी बड अराइज कर जाए उसे ही बडिंग कहते हैं। एग्जाम्पल ले लो, एक एग्जाम्पल है अपना हाइड्रा। ये रहा जैसे हाइड्रा, बड़ा गंदा सा है बट ठीक है, हाइड्रा मान लो। इस हाइड्रा की बॉडी पे छोटी सी ऐसे ना बड अराइज करती है। अब बड को वही सब कुछ दिया जाएगा। पेरेंट बॉडी थोड़ा सा न्यूक्लियस भेज देगी, थोड़ा सा साइटोप्लाज्म भेज देगी और ये इसको मिल जाएगा। स्लोली एंड ग्रेजुअली बड बड़ी होनी शुरू हो जाएगी। ऐसे देखो बड़ी हो रही है, फिर और बड़ी हो रही है, और ये कंप्लीटली जब बड़ी हो जाएगी इसको लगता है कि यार अब मैं एज एन इंडिविजुअल रह सकती हूँ, तो मैं अपने पेरेंट्स से डिटैच कर लूंगी और ये एक नया बच्चा बन जाएगा। ये पुराना पेरेंट एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, ये बडिंग है। एक और एग्जाम्पल इसका आता है यीस्ट। यीस्ट आप सभी को पता है यीस्ट क्या है? फंजाई है। फंजाई क्या करेंगे यहाँ पर? जो यीस्ट है वो क्या करेंगे? ये यीस्ट है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल बॉडी, यूनिसेलुलर है। इसकी बॉडी पे एक छोटी सी नई यीस्ट बनेगी, नन्ही मुन्नी सी नई यीस्ट बनेगी। ये इससे डिटैच नहीं करेगा, मतलब ये बड़ी हो चुकी है, डिटैच कर सकती है बट डिटैच नहीं करेगी। उसकी जगह इसके ऊपर एक और छोटी सी यीस्ट ग्रो हो जाएगी, फिर उसके ऊपर एक और छोटी सी यीस्ट ग्रो हो जाएगी। इन शॉर्ट ये एक दूसरे के ऊपर इसे अटैच करते 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 क्या बना लेंगे? चेन। इसलिए इस मेथड को हम क्या बोलते हैं? चेन बडिंग। क्लियर है दूसरा मेथड? चलो आओ तीसरे मेथड पे चलते हैं। तीसरा मेथड आता है, कौन सा लें अब अपन? रीजेनरेशन ले लेते हैं। देखो रीजेनरेशन अपने आप में ही एक तरीके से मैं बोलूँ तो काफ़ी गजब का प्रोसेस है। इसमें जो भी बॉडी होती है, जैसे ये प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया की बॉडी क्या होती है? जैसे गलती से कभी कट गई, कभी वो जाता है ना, कभी एक्सीडेंटली कट जाए, तो जितने भी हिस्सों में डिवाइड होगी, जितने भी हिस्सों में कटेगी, हर एक हिस्सा एक नया प्लेनेरिया बन जाएगा। इसे कहते हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन की एबिलिटी सब ऑर्गेनिजम्स में होती है, बट सिर्फ छोटे ही ऑर्गेनिज्म जिसको रिप्रोडक्शन की फॉर्म में यूज कर पाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है फ्रेगमेंटेशन। तुमको पता है फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? जैसे एग्जांपल ले लो स्पाइरोगायरा, ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है, लंबा सा फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है। जब ये बड़ी हो जाती है स्पाइरोगायरा, अपने आप ही छोटे छोटे से फ्रेगमेंट में डिवाइड हो जाती है और हर एक फ्रेगमेंट, नया फ्रेगमेंट, जो छोटा सा फ्रेगमेंट है वो एक पूरा ऑर्गेनिज्म बना लेगा। जैसे यहाँ पे 3 में डिवाइड हुआ, 1 2 3, तो ये एक नया पेरेंट, नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, ये एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, ये एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, इसी तरीके से हो जाता है। फिर एक नेक्स्ट मेथड आता है जिसे हम बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन क्या है? देखो बहुत ही सिंपल सा मेथड है, सिंपल सा, सबसे ज्यादा कॉमन मेथड है फंजाई का। सो ऐसा सा होता है जैसे ब्रेड पे ऐसे फंगस ग्रो कर जाते हैं, लाइक दिस। ठीक है, ये इनकी छोटी सी रूट जैसे स्ट्रक्चर्स हैं। सो ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है तुमको, ऐसे बैग सा, इसको हम बोलते हैं स्पोरेंजियम। दिस इज कॉल्ड एज स्पोरेंजियम। और इस स्पोरेंजियम में छोटे छोटे से खूब सारे स्पोर्स बनते हैं, लाइक दिस। यहाँ पे खूब सारे स्पोर्स बनते हैं। जब फेवरेबल कंडीशन आएगी, फेवरेबल कंडीशन का मतलब होता है प्रॉपर न्यूट्रिशन वाली कंडीशन आ गई, प्रॉपर पानी है, प्रॉपर पीएच है, प्रॉपर टेम्परेचर, सब कुछ प्रॉपर है, तो ये बर्स्ट होकर यहाँ से निकल जाएंगे इसमें से स्पोर्स। क्लियर है? ये मेथड क्लियर है, आसान है। चलो बच्चों, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यही इसी के साथ खत्म हुआ। अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। जल्दी से मैं तुम्हें ये भी करा देती हूँ। वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक तो नेचुरल होता है, जो प्लांट्स खुद अपने आप करते हैं, जिसमें हम और आप जाके मदद नहीं करते हैं। नेक्स्ट आता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जहाँ पे ह्यूमन अपनी टांग अड़ाता है। ठीक है, अब देखो नेचुरल क्या है, सबसे कॉमन एग्जांपल में बात करूं, देखो पहली बात, नेचुरल किस किस पार्ट से हो सकता है ये देख लो। एक नेचुरल हो जाता है स्टेम से, तुमको पता है ना भाई, देखो प्लांट के कई सारे पार्ट होते हैं, स्टेम होती हैं, लीव्स होती हैं और रूट होती हैं, फ्लावर होते हैं। फ्लावर है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, बट अगर स्टेम, लीफ एंड रूट, इन तीनों पार्ट से भी कोई नया प्लांट उग जाए तो वो क्या हो जाएगा? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, जैसे स्टेम का एग्जांपल लो, आलू अपने घर में पड़े पड़े इनमें आंखों में से छोटे छोटे से क्या निकल जाते हैं? ऐसे निकल जाते हैं, ग्रीन 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 निकलते हैं। अगर आप इसको सही से उगा दोगे तो ये नया आलू का पौधा बन जाएगा। ठीक है, सो आलू एक एग्जाम्पल है। फिर एक जिंजर एग्जाम्पल है, जैसे ये जिंजर है ना, जिंजर में भी अगर आप इसमें जो नोड्स एंड इंटरनोड्स होते हैं, ये बीच में, यहाँ पे भी ना छोटे छोटे से नई छोटी छोटी सी प्लांटलेट्स ग्रोना शुरू हो जाती हैं। अगर आप इसे भी प्रॉपर सॉइल दे दोगे तो ये भी नया प्लांट बन जाएगा। फिर आओ अपने ये क्या बोलते हैं, लहसुन और प्याज, ये देखो ये निकला
है ना। तो इसमें ऐसे दिखती है, तो मैं छोटी छोटी सी नीचे से दाढ़ी सी दिखती है, एक्चुअली रूट होती है वो। सो अगेन इसको भी तुम अगर प्रॉपरली उगा दो तो ये भी नया प्लांट बन जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पे तीनों जगहों पे स्टेम इन्वॉल्व है, इसलिए यहाँ पे स्टेम के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो रहा है, ठीक है। फिर आओ लीफ के थ्रू। लीफ का दो एग्जाम्पल है, एक होता है ब्रायोफाइलम और एक होता है बेगोनिया। ये दो ही एग्जाम्पल होते हैं। क्या होता है इनमें, इनकी जो पत्तियां हैं, इनकी पत्तियों के मार्जिन्स पे छोटे छोटे से ऐसे प्लांट्स ग्रो होना शुरू हो जाते हैं, छोटे छोटे से प्लांटलेट। और जैसे ये पत्ती सूख के जमीन पे गिर जाएगी तो अपने आप ही क्या होगा, सॉइल में इसकी जो ये जड़ें हैं, ये जड़ें इसकी रूटें दिख रही है ना तुमको, ये जाके नीचे सेटल हो जाएगा। तो जैसे सपोज करो ये पत्ती है ना, इस पे मार्जिन्स पे ये छोटे छोटे से प्लांटेड उग गए। अब ये पत्ती कभी तो सूख के नीचे गिरेगी, जब नीचे गिरेगी तो इसमें से जो रूट्स निकली हुई है ना वो सॉइल में जाके अटैच हो जाएंगे, और इस पत्ती में से जो छोटे छोटे से प्लांटलेट निकल रहे हैं, ईच एंड एवरी विल ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। समझ आया कितना आसान है। तो दो ही एग्जाम्पल इसके, एक तो बेगोनिया याद कर लो, एक तुम इसमें ब्रायोफाइलम याद कर लो। ये दो एग्जाम्पल याद कर लो, ठीक है। फिर आओ रूट पे। रूट तो सिंपल है भाई, प्लांट्स जो है रूट मेनली तो वैसे अलग काम के लिए यूज करते हैं, बट कुछ प्लांट की रूट, जैसे कि स्वीट पोटैटो अपन आजकल खूब खा रहे हैं, अभी तो मौसम चल रहा है स्वीट पोटैटो का। स्वीट पोटैटो एक रूट है, अगर तुम इसको प्रॉपरली ग्रो कर दोगे तो इसमें से भी नया प्लांट आ जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे बिना फ्लावर के नया पौधा उग रहा है, इसलिए इसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन का। क्लियर है इतनी बात। अब आओ आर्टिफिशियल पे। आर्टिफिशियल में तीन मेथड आते हैं जिसमें अपन कर रहे हैं काम। एक होता है कटिंग, एक होता है लेयरिंग, और तीसरा होता है ग्राफ्टिंग। तीन मेथड है, कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। अब आओ पहले कटिंग पढ़ते हैं। कटिंग नाम से पता चल रहा है यार कुछ कट करना है। तो तुमने जैसे ना रोज का स्टेम ले लिया, तो उसमें से ना एक ब्रांच कट कर ली, ब्रांच कट करी समथिंग लाइक दिस। देखो ये मैंने छोटी सी ब्रांच कट करी, इसमें थोड़ी सी पत्ती वत्ती है ना, इसको मैंने सॉइल में जाके लगा दिया। आफ्टर सम टाइम इसमें से छोटी छोटी सी रूट्स निकल आती हैं। ये जो छोटी रूट्स इसमें से निकल रही हैं, इन्हें हम बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। और थोड़े टाइम बाद ये छोटा सा नन्ना मुन्ना सा ब्रांच अपने आप में ही एक नया प्लांट बन जाएगा, क्योंकि आपने इसको सिर्फ एक स्टेम से उगा दिया कट करके, इसलिए इस मेथड का नाम क्या कर दिया, कटिंग। इजी। आओ लेयरिंग पे। लेयरिंग में क्या होता है, जैसे कि ये प्लांट है, ये जैस्मिन है, इसकी ये छोटी छोटी सी ब्रांचेस निकल रही हैं। तो इन ब्रांचेस में से देखो ये पत्तियां वत्तियां हैं, जैसे एक बना लेती हूँ मैं, ये लो एक बना ली। तो इसकी ब्रांच जो है वो काफी लूज सी है, नीचे आ रही है इजीली। तो मैं एक को खींचूंगी, जमीन में गाड़ दूंगी, समथिंग लाइक दिस। मैंने खींचा और जमीन के अंदर उगा दिया। तो ये तो सॉइल हो गई। रुको थोड़ा कलर चेंज करते हैं। तो हमने क्या किया, थोड़ा सा ब्रांच को अंदर खींच के सॉइल के अंदर डालकर इसको ऐसे गाड़ दिया। आफ्टर सम टाइम इसमें से भी छोटी छोटी सी रूट्स निकल आती हैं, और अपने आप में ही कमाल हो जाता है कि अगर अब आप इसको डिटैच भी कर दो ना मेन पेरेंट प्लांट से, तो ये खुद अपने आप एक नया प्लांट बन जाता है। इसे क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को लेयरिंग बोलते हैं। अब यहाँ पे एक बात सुनना, क्योंकि यहाँ पे आपने इसको खींच के गाड़ा है, इसलिए इसको बोल देते हैं माउंड लेयरिंग। दिस इज कॉल्ड एज माउंड लेयरिंग। एक और होता है एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग में कुछ नहीं होता भाई, सिंपल सी बात है, जिनकी स्टेम ऐसे झुक ना पाए, जिनकी ब्रांचेस जैसे ना, सबकी ब्रांचेस तो ऐसी नहीं होती ना मस्त आराम से नीचे झुक जाए, ऐसा तो नहीं होता। तो जिनकी भी स्टेम या ब्रांच ऐसे झुक ना पाए, उसमें एयर लेयरिंग कर देते, कुछ नहीं होता। जैसे सपोज करो मैंने ये प्लांट चूज किया, ठीक है, इसकी स्टेम में मुझे ये करना है, तो कुछ नहीं, हल्का सा ना इसका ये बार्क पार्ट हटा दो, हल्का सा बार्क पार्ट हटा दो, और इसको अच्छे से न्यूट्रिएंट डाल के पैक कर दो। मतलब पैक करने का मतलब है प्रॉपर क्ले, प्रॉपर हार्मोन्स वगैरह का मिक्सचर बना के। पहले तो जैसे मैंने ये प्लांट का इतना सा स्टेम लिया, पहले तो मैं इसका ही नहीं आगे से बार्क रिमूव कर दूंगी दोनों साइड से। अब मैं एक मिक्सचर बनाऊंगी क्ले, हार्मोन्स एंड इन सब चीजों का मिलाकर, इसकी चारों ओर लगा के इसको बिल्कुल अच्छे से पैक कर दूंगी। आफ्टर सम टाइम यहाँ पर भी कमाल होगा और छोटी छोटी सी एडवेंटिशियस रूट ग्रो करने लग जाएंगी। अगेन दिस इज एग्जाम्पल ऑफ लेयरिंग। और लास्ट आता है अपना ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग कुछ नहीं होता, एक ही स्पीशीज के दो प्लांट को सिलेक्ट कर लो, एक को आप नीचे जड़ से अटैच रखोगे, जिसको जड़ से अटैच रख रहे हो उसको स्टॉक बोल दोगे, दूसरे को उसके ऊपर रख दोगे, जिसको ऊपर रख रहे हो उसको स्ट्रैंड बोल दोगे। थोड़े दिन बाद दोनों दोनों एक दूसरे के साथ अपना वैस्कुलर कैम्बियम जोड़ लेंगे। वैस्कुलर कैम्बियम मतलब समझते हो, वैस्कुलर बंडल, सिंपल मैं बोलूँ तो
दोनों का वैस्कुलर बंडल एक हो जाएगा। जैसे ये दो अलग अलग प्लांट है, इसके ऊपर जब मैंने दूसरे वाले को रख दिया तो दोनों का वैस्कुलर बंडल एक हो जाएगा। थोड़े टाइम बाद दो प्लांट से हमें एक मिल जाएगा और फायदा क्या होगा, इसमें दोनों के फीचर होंगे। इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, ग्राफ्टिंग। बस तुम लोग को ये याद रखना यहाँ पे जरूरी है कि ग्राफ्टिंग में, जैसे सपोज करो, एक डायग्राम से समझा देती हूँ। जैसे ये प्लांट एक है ना, और ये दूसरा प्लांट है, ठीक है। इसको मैंने जड़ से अटैच रखने का डिसीजन लिया कि मैं इसको नहीं जड़ से डिटैच करूंगी। तो मैं क्या करूंगी, जैसे ये मेरा है, इसका मैंने ऊपर का थोड़ा सा हिस्सा काट दिया, तो अब ये ऐसा सा हो गया, ठीक है। क्योंकि ये जड़ से अटैच्ड है इसलिए इसको स्टॉक बोल देते हैं। दूसरे वाले को काट के मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ, समथिंग लाइक दिस, इसको हम बोल देंगे स्काइन, स्टॉक एंड स्काइन। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। चलो अब आगे चलते हैं। तो दो टॉपिक अपन ये कर चुके हैं। अब प्लांट्स एंड ह्यूमंस डेफिनेटली बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं, तो मैं जैसे जैसे क्वेश्चंस कराती जाऊंगी मैं वैसे वैसे इसकी थ्योरी बताती जाऊंगी। चलो आओ, पहला क्वेश्चन दे रखा है, इन द फ्लावरिंग प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व सेवरल इवेंट बिगिनिंग विद द बड एंड एंडिंग इन अ फ्रूट। शुरुआत तो भैया बड बनने से शुरू होती है और फाइनली गेम खत्म होता है फ्रूट बनने पे। These events are arranged in 4 different combination। आपको इन कॉम्बिनेशन में से करेक्ट सीक्वेंस पता करनी। क्या होता है पहले तो मैं तुम्हें बताती हूँ। ये प्लांट है, इसने फाइनली डिसाइड कर लिया कि अब मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मुझे तो भैया अब अपनी सीड्स बनानी है, अपनी खुद की सीड्स बनानी है। तो पहले क्या करेगा, ये अपने किसी भी पार्ट पे एक छोटी सी बड बनवा देगा। क्या होता है, बडी उगती है ना, सबसे पहले छोटी सी बड उग गई, ये लो, ये एक बड उग गई। ओके, बड जो है इसको मार्क कर देती हूँ बड। बड थोड़े टाइम बाद ग्रो होके क्या बन जाती है, फ्लावर बन जाती है। तो ये लो फ्लावर बना दिया मैंने, एक इसका ये फीमेल पार्ट बना दिया, एक इसका मेल पार्ट बना दिया। मैं मेन पार्ट ही बता रही हूँ। तो ये लो डेवलप होके बन गया फ्लावर। अब फ्लावर में दो इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये जो फीमेल पार्ट है इसके अंदर पड़ा होगा कौन सा पार्ट, ये ओव्यूल। इसके अंदर क्या होगा, ओव्यूल। और यहाँ पे क्या बनेंगे, पोलन ग्रेन। तो यहाँ पे अब क्या बनना शुरू हो गया, गैमेट। इधर की साइड पोलन ग्रेन और इधर की साइड बना ओव्यूल। ये लो बन गए। ओव्यूल में बना अपना एम्ब्रियो सैक। पढ़ रखा है अपन ने ये सब बातें, है ना। अब आगे देखो, ये जो बनी स्टेप जहाँ पे गैमेट बने, तो इसको मैं लिख देती हूँ यहाँ पे गैमेट बने, ठीक है, पहली स्टेप हुई। अब क्या होना है, इन गैमेट को मुझे फ्यूज कराना है। तो पहली बात तो मुझे पोलन ग्रेन को मेल पार्ट से फीमेल पार्ट पे पहुंचाना पड़ेगा। तो मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या करनी पड़ेगी, पॉलिनेशन करनी पड़ेगी। लो मैंने नेक्स्ट स्टेप करा दी, पॉलिनेशन। क्या होगा, पॉलिनेशन के होते ही ये लो फीमेल पार्ट और ये आ गया इसके ऊपर मेल के गैमेट। अब क्या होंगे, ये मेल गैमेट के ट्यूब्स ग्रो होंगी। इन ट्यूब्स को हम क्या बोलते हैं, पॉलन ट्यूब। इन ट्यूब्स को हम क्या बोलेंगे, पॉलन ट्यूब। और ये पॉलन ट्यूब पहुंचती नीचे ये फीमेल पार्ट तक पहुंच जाएंगी। ये लो, ये रहा इसका ओव्यूल, ठीक है। और ये ओव्यूल के अंदर यहाँ पर है, एक तरीके से मैं पूरा स्ट्रक्चर नहीं बनाना चाहती इसलिए मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। ये रहा ओव्यूल और ओव्यूल के अंदर है एम्ब्रियो सैक, ठीक है। चलो इतना हो गया। अब आगे क्या होना है, यहाँ तक तो तुम्हें समझ आ गया, गैमेट बनना है, पॉलिनेशन होना है। अब क्या होगा, गैमेट, मेल गैमेट आएगा और यहाँ पे फीमेल गैमेट होगी। तो दोनों ये, जैसे सपोज करो मैं स्पर्म एंड ओवा की तरह दिखाने की कोशिश करूँ। जैसे ये फीमेल गैमेट है, ठीक है, ये ये दुखी क्यों है, ये फीमेल गैमेट है और ये रहा मेल गैमेट। ये तो रहा फीमेल गैमेट, ठीक है, और ये रहा अपना मेल गैमेट। दोनों का क्या हो जाएगा, एक दूसरे से फ्यूजन हो जाएगा। इस स्टेप को अपन क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। ये भी तुम लोग को पता है, ठीक है। प्लांट में डबल फर्टिलाइजेशन होता है, वो क्या होता है मैं तुम्हें एक बार समझा देती हूँ। डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, दो मेल गैमेट्स आते हैं प्लांट्स में, एक टाइम पे दो मेल गैमेट्स आते हैं, ठीक है। पर एग एक ही है, असली वाला फीमेल का जो गैमेट है वो एक ही है। तो एक मेल गैमेट तो जाके फ्यूज कर जाता है एग के साथ, और जैसे फ्यूजन होता है दिस इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। इस फर्टिलाइजेशन का ही एक और नाम है जिसे हम बोलते हैं सिनगैमी। इसी को ही हम क्या बोल देते हैं, सिनगैमी। और फ्यूजन होने के बाद प्यारे बच्चों बन जाता है जाइगोट। क्या बन जाता है, जाइगोट। और जाइगोट ही आगे जाके डेवलप होके क्या बनता है, एम्ब्रियो। ये सीक्वेंस ध्यान से सुनेंगे। जाइगोट डेवलप होके एम्ब्रियो बना,
एम्ब्रियो धीरे धीरे और बड़ा होगा और फाइनली जो इम्पोर्टेंट स्टेप है, ये जो ओवरी थी ना, ये जो ओवरी तो बन जाती है फ्रूट आगे जाकर, और ये जो अंदर का ओव्यूल है, आफ्टर एवरी फर्टिलाइजेशन एंड ऑल द इवेंट दिस फॉर्म्स द सीड, ये लो सीड बन गया इसके अंदर। मीनवाइल ये जो दूसरा मेल गैमेट है उसका क्या होता है, एक मेल गैमेट तो इधर चला गया, दूसरा मेल गैमेट जो होता है ना वो क्या करता है, जो एम्ब्रियो सैक है उसमें बीच का एक स्ट्रक्चर होता है ऐसे, सेंट्रल न्यूक्लियस, ठीक है, उसके साथ फ्यूज कर जाता है। ये ध्यान से सुनना, ये एम्ब्रियो सैक है का स्ट्रक्चर में तो फटाफट बता देती हूँ। यहाँ पे सेंट्रल न्यूक्लियस है, यहाँ की साइड दूसरे स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें से ये याद रख लो, ये एग है, ठीक है। एग के साथ एक मेल गैमेट फ्यूज होके क्या बना दिया उसने, जाइगोट। जाइगोट की राम कहानी अपन देख ही चुके हैं। अब आ जाओ दूसरा मेल गैमेट। दूसरा मेल गैमेट जो है वो इसके साथ जाके फ्यूज कर जाता है। तो क्योंकि ये भी एक एन है, ये भी एक एन है और ये भी एक एन है, तीनों मिलाकर क्या बन जाते हैं, 3n बन जाते हैं। इस टाइप के फ्यूजन को हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। एंड एज अ रिजल्ट जो नया स्ट्रक्चर बनता है उसे हम बोलते हैं एंडोस्पर्म, जो कि इस डेवलपिंग जाइगोट को क्या देता है, न्यूट्रिशन। ठीक है, इजी है, बहुत ही इजी है, क्योंकि यहाँ पे 2 बारी क्या होता है, फ्यूजन, इसलिए इसका नाम क्या रह दिया, डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, चलो अब इवेंट अपन पूरा देख चुके हैं, फटाफट एक बार सीक्वेंस में जमा लेते हैं। अब देखो, पहले एम्ब्रियो बनता है कि इस ऑप्शन को उड़ा दो, एम्ब्रियो कभी पहले बनता ही नहीं। नेक्स्ट है गैमेट, हाँ इसको कंसिडर कर सकते हैं। ये बोल रहा है पहले गैमेट बनेंगे, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, फिर जाइगोट बनेगा, फिर एम्ब्रियो बनेगा। ऐसा सही कुछ अपन अभी पढ़े, तो मैं तो मान रही हूँ इसको सही ऑप्शन। ठीक है, फिर भी तसल्ली के लिए बाकी 2 ऑप्शन भी देख लेते हैं। ये तो पहले फर्टिलाइजेशन करा रहा है, हटा दो इसको। ये दूसरा क्या कर रहा है, पहले गैमेट बन रहे हैं, फिर जाइगोट बन रहा है, फिर एम्ब्रियो, फिर फर्टिलाइजेशन हो रहा है। ये तो गलत हो गया, सो दिस इज रॉन्ग। तो हमेशा पहले क्या बनते हैं, गैमेट्स बनते हैं। गैमेट्स ही, जैसे जो मेल गैमेट है और जो फीमेल गैमेट है, वो फ्यूजन करके फर्टिलाइजेशन करते हैं। और जैसे ही बच्चों फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ये बन जाता है जाइगोट। जाइगोट ही आगे जाके डेवलप हो जाता है किसमें, एम्ब्रियो में। और क्योंकि प्लांट की बात चल रही है, तो एम्ब्रियो ही आगे जाके क्या बन जाता है, सीड। और जब तुम इस सीड को प्रॉपर कंडीशन दे दोगे तो ये एक नया प्लांट बन जाएगा। क्लियर है, इजी क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ह्यूमन एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर ब्लड विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशल ऑर्गन कॉल्ड। देखो क्या बोल रहा है वो, ह्यूमन एम्ब्रियो, हमारी बात चल रही है, ह्यूमंस में जो एम्ब्रियो होता है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है मदर की ब्लड के थ्रू। एक स्पेशल बीच में कुछ ऑर्गन है वो प्रोवाइड करता है। तो वो क्या है, पहले तो देखो डायग्राम, देखो तुम्हें डायग्राम में दिख रहा होगा। डायग्राम में ध्यान से अगर तुम देखोगे तो, कलर चेंज करते हैं, ये देखो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये देखो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं प्लेसेंटा। अब देखो क्या होता है, जब मैं शुरुआत से बताती हूँ। देखो हमारे अंदर, ह्यूमंस के अंदर क्या होता है, हमारा पहले क्या होता है, जो फेलोपियन ट्यूब है, जैसे ये रही फेलोपियन ट्यूब, ये फेलोपियन ट्यूब है, ये पूरा स्ट्रक्चर ही बन गया फीमेल का। इसमें अगर पर्टिकुलरली मैं फेलोपियन ट्यूब देखूं, तो जैसे फीमेल का एग यहाँ पर है, तो एग के पास ही कॉपुलेशन के बाद स्पर्म्स भी पहुंच जाते हैं। ऐसे खूब सारी स्पर्म एक बार पहुंचते हैं, बट सिर्फ एक स्पर्म ही फ्यूज करता है। जो स्पर्म फ्यूज कर जाता है, उसके फ्यूजन से एक नया स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम बोलते हैं जाइगोट। और ये जाइगोट कहाँ पे बनता है, फेलोपियन ट्यूब में बनता है। अभी जैसे ये फेलोपियन ट्यूब में जाइगोट बन गया, इसको हटा के अपन मानते हैं जाइगोट बन गया, ये फर्टिलाइजेशन के बाद बन गया जाइगोट। अभी जाइगोट कहाँ पर है, फेलोपियन ट्यूब में, बट डेफिनेटली फेलोपियन ट्यूब में ग्रोथ नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि भाई यूट्रस स्पेशली ग्रोथ के लिए, यूट्रस के पास इंटरनली एक स्पेशल लाइनिंग होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम। ठीक है, ये एंडोमेट्रियम है इसलिए ताकि ये प्रॉपर्ली न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके बेबी को। ठीक है, सो ये जाइगोट धीरे 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 खिसकता खिसकता कहाँ पे आ जाता है, यूट्रस में आ जाता है। जब जाइगोट फेलोपियन ट्यूब से यूट्रस में आता है, उस दौरान ये कई बार डिवाइड करता है, खूब सारा। जैसे ना एक सेल का मैं जाइगोट हूँ, तो मैं आगे जरा सा बढ़ूंगा, मैं फिर डिवाइड कर जाऊंगा, फिर मैं जरा सा आगे बढ़ूंगा, मैं फिर डिवाइड कर जाऊंगा। तो मैं जैसे जैसे यूट्रस में पहुंचूंगी, मैं डिवाइड होती जाऊंगी। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। ऐसे पहुंचते पहुंचते ऐसे खूब सारी सेल्स का स्ट्रक्चर बन जाएगा।
इस स्टेज तक आते आते हम इसको एम्ब्रियो बोलने लग जाते हैं। तो पहला जाइगोट होता है, यूट्रस तक पहुंचते पहुंचते तुम इसको एम्ब्रियो बोल देते हो। अब ये एम्ब्रियो क्या चाहता है, इसको यहाँ पर फर्टिलाइज हो, मतलब एक तरीके से इम्प्लांट होना है। तो इम्प्लांट होने के लिए, जैसे ये इसकी एंडोमेट्रियम है ना, सो एंडोमेट्रियम में ये इम्बैड हो जाता है जाकर, और एंडोमेट्रियम ने इसको पूरा अंदर ले लेती है ऐसे, जैसे कि ये एंडोमेट्रियम है, ये आया ऐसे घूमता 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 ये आ गया एम्ब्रियो, ठीक है। तो एंडोमेट्रियम पूरा इसको यूं 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 करके अंदर ले लेगी, समथिंग लाइक दिस। तो इसी स्ट्रक्चर को अगर मैं क्लियर बनाऊं तो ये ऐसा दिखेगा, देखो ये तो रहा मेरा एम्ब्रियो, ठीक है। और जो एंडोमेट्रियम है इसके लिए अपन कलर चेंज कर लेते हैं, कलर अपन ले लेते हैं ब्लैक, ठीक है। ये एंडोमेट्रियम ने इसको पूरा अंदर ले लिया, ठीक है। एट दिस स्टेज आप इसे बोलेंगे कि ये इम्प्लांट हो चुका है, ठीक है, इम्प्लांट हो गया। आफ्टर इम्प्लांटेशन थोड़े टाइम बाद यहाँ पे एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है जिसे हम बोलते हैं प्लेसेंटा। तो वो फाइनली कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, ऐसा डिस्क शेप स्ट्रक्चर बनता है लाइक दिस, ठीक है। इसे हमने बोला प्लेसेंटा, ठीक है। इस प्लेसेंटा में से एक ट्यूब जैसा कुछ निकलता है, देखो ऐसे ट्यूब जैसा निकला, ये लो ये ट्यूब जैसा। इस ट्यूब जैसे को हम बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। इसको क्या बोलेंगे, अम्बिलिकल कॉर्ड। और ये एक दूसरे एंड से किससे जुड़ा हुआ होता है, छोटे बेबी से। ये लो ये है छोटा बेबी, ठीक है, ये से जुड़ा, हालांकि ये इतना ऊपर नहीं जुड़ा होता, ये थोड़ा नीचे जुड़ा हुआ होता है। रुको मैं सही से बनाती हूँ, ये ऐसे जुड़ा हुआ होगा, ये लो यहाँ पे, ठीक है, ये जुड़ गया। सो ये प्लेसेंटा अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू छोटे बेबी से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। ये जो बेबी है अभी कौन सी स्टेज में, अभी तुम इसे क्या बोलोगे, देखो क्योंकि ये मैंने काफी बड़ा सा बेबी बनाया तो इसको फीटस बोलते हैं। एक फीटस और एम्ब्रियो कब तक बोलना होता है ये भी सुन लो। शुरुआत के 8 वीक्स तक आप इसको एम्ब्रियो बोलते हो, लेटर ऑन आप इसको फीटस ही बोलेंगे, समझ आई। और जब तक इसका बर्थ नहीं हो जाता तब तक इसको फीटस बोलते हैं। बर्थ होने के बाद इसी को ही अपन बेबी बोल देते हैं, ठीक है। अब प्लेसेंटा क्या करेगा, प्लेसेंटा से बेबी तक सारा काम का सामान पहुंचाया जाएगा। काम का सामान मतलब समझते हो, जैसे कि न्यूट्रिशन हो गया, न्यूट्रिशन काम का सामान है कि नहीं है, न्यूट्रिशन तो काम का है, ठीक है। एक तरीके से फूड हो गया। फिर गैसेस जैसे कि ऑक्सीजन वगैरह और काम का सामान, सारा काम का सामान बेबी तक पहुंचाया जाता है। बेबी अपनी मम्मी के द्वारा दिया गया सारा सामान यूज करता है, अपनी बॉडी में मेटाबॉलिक प्रोसेसेस कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, एज अ रिजल्टेड कचरा बन रहा है। तो एज इट इज इसी सेम रूट से सारा कचरा प्लेसेंटा तक वापस पहुंचा देता है। क्या क्या पहुंचाता है, देखो भाई, एक्सक्रीटरी वेस्ट जो इसकी बॉडी में बना होगा, ठीक है, और CO2 वगैरह, रिमेनिंग अदर वेस्ट, ये सब चीज़ें कचरा हैं। ये कचरा वापस से इसी सेम पाथवे से प्लेसेंटा तक पहुंचा दी जाती है। सो एंटायर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कराने में प्लेसेंटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी ने ही बच्चे को सारे जरूरी न्यूट्रिएंट वगैरह सब चीज़ें पहुंचाई है और कचरा लिया है। क्लियर है। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है तुमसे, क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि भाई ह्यूमन एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन मदर की ब्लड से पहुंचाया जाता है, किसकी हेल्प से, तो वो देखो जाइगोट तो होगा नहीं, डेफिनेटली गलत। ओविडक्ट मतलब क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब में क्या इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, फर्टिलाइजेशन, ये याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका भी कोई काम नहीं है। नेक्स्ट है ओवरी, तो भाई ओवरी ने तो ओवम बनाया, उसका भी काम नहीं है। ये है प्लेसेंटा का काम, ठीक है। क्लियर है, इजी था क्वेश्चन, डिटेल भी बता दी। चलो आगे चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन मियोसिस ईच ऑफ द 4 डॉटर सेल्स हैज 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। जब भी मियोसिस होता है, आप लोग मेरे साथ अब काफी बार पढ़ चुके हैं, जिनने नहीं पढ़ा मैं बता देती हूँ कि बॉडी में 2 टाइप के सेल डिविजन्स होते हैं। बॉडी में 2 टाइप के सेल डिवीजन होते हैं, एक होता है माइटोसिस और दूसरा होता है मियोसिस। 2 टाइप के सेल डिवीजन है, माइटोसिस, मियोसिस। तो भाई 2 सेल डिवीजन है तो तुम्हारे पास 2 टाइप की सेल्स भी होती है पूरी बॉडी में। कुल मिला के वी आर हैविंग 2 टाइप्स ऑफ सेल। वन इज योर सोमेटिक सेल्स। सोमेटिक सेल्स का मतलब है वो सेल्स जिनको आपकी रिप्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं, जैसे कि मेरी स्किन सेल हो गई, मेरी बोन सेल हो गई, मेरे ब्लड सेल्स हो गए, ब्रेन सेल्स हो गए, क्या इनको कोई रिप्रोडक्शन से लेना देना है, कतई कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसी सेल्स सोमेटिक सेल्स कहलाती। और बॉडी की दूसरी सेल जो है ही स्पेशली रिप्रोडक्शन के लिए बनी हुई, उन्हें बोला जाता है जर्म सेल्स, ठीक है। ये रिप्रोडक्शन के लिए ही स्पेशली फॉर्मुलेटेड हुई है।
सो जितनी भी बॉडी की नॉर्मल सेल है उनको क्या अपने क्रोमोसोम से छेड़छाड़ करनी है? कतई नहीं करनी भाई, उनको क्या मतलब है जबरदस्ती क्रोमोसोम्स हिलाकर। सो सोमेटिक सेल्स हमेशा डिवीजन करती हैं माइटोसिस से, ठीक है। और माइटोसिस में होता क्या है, जैसे अपने पास 46 हैं क्रोमोसोम, डिवाइड होने के बाद 2 नई सेल्स बनेंगी जिनके पास अगेन 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ही होंगे। तो माइटोसिस स्पेशली फॉर सोमेटिक सेल। जो जर्म सेल है इनके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 होते हैं, जस्ट हाफ जो तुम्हारा एक्चुअल क्रोमोसोम नंबर है उसके जस्ट आधे। इसका रीजन है ताकि आधा कंटेंट पापा से जा सके, आधा कंटेंट मम्मी से जा सके और मिलके 46 क्रोमोसोम का जाइगोट बन जाए, यही चाह रहे हैं अपन। तो इसके लिए जो स्पेशल प्रोसेस है जिसका नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधा करता है उसे मियोसिस बोलते हैं। तो जब ये देखो, ये 2 ही जगह होता है बॉडी में, 2 ही जगह हो सकता है। अगर मेल है तो टेस्टिस में होगा, ठीक है, और अगर फीमेल है तो ओवरी में होगा। सिवाय इन 2 जगहों के कहीं पे भी मियोसिस नहीं होता है, ठीक है। तो टेस्टिस की जो अंदर की सेल है, सपोज करो ये सेल है, इस सेल ने मियोसिस करनी है तो कैसे करेगी? देखो मैं बाहर निकाल के दिखा रही हूँ। ये सेल है मेल की, ये 46 से शुरू हुई थी, ठीक है। 46 वाली सेल पहले क्या करती है? मियोसिस 1 करती है। मियोसिस की 2 स्टेप्स होती है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 में जो 46 वाली सेल है वो डिवाइड करके 2 सेल बनाती है और ये दोनों सेल्स जस्ट आधी आधी होती हैं। 46 का आधा कितना होता है? 23। फिर इसके बाद मियोसिस 2 होता है। मियोसिस 2, ये लो M2 कराते हैं अब अपन, ठीक है। M2 एकदम माइटोसिस के जैसा है, कोई नंबर छेड़छाड़ नहीं करनी, बस एक सेल से 2 सेल बनानी है। तो ये लो 23 से मैंने बना दी 2 नई 23 वाली सेल और इधर भी मैंने बना दी 2 नई 23 वाली सेल। तो इस तरीके से आपने 46 से शुरुआत करके फाइनली आधी सेल यानी कि आधी क्रोमोसोम वाली सेल बना दी। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मियोसिस। क्लियर है? ओवरी में भी ऐसे ही मियोसिस होके आधा क्रोमोसोम वाला सेल बन जाएगा जिसे हम क्या बोल देते हैं? एग, ठीक है। तो यहाँ एग बन जाएगा और यहाँ पर स्पर्म्स बन जाएंगे। क्लियर है इतनी बात अपन को? ठीक है, चलो अब आगे पढ़ते हैं। Due to randomness of process of chromosome separation in meiosis, large number of chromosome combination can form gamete. इसका मतलब क्या है? ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनना। देखो भाई, तुम तुम्हारी बात करो, मैं मेरी बात करती हूँ। अपन दोनों के पास ही, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, हम सब के पास 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। तो आपने भी आधा कंटेंट अपने पापा से लिया है ना? ये आधा कंटेंट आपके पापा से आया है और आधा कंटेंट आपने भी अपनी मम्मी से ही लिया है। तो आपके पास टोटल मिला के जो आप बने थे, जो सबसे पहले जाइगोट फॉर्म में बने थे, तो आपके पास 46 क्रोमोसोम थे, ठीक है। तो डेफिनेटली अगर मैं मानूं कि मेरे क्रोमोसोम है, तो भाई अगर मैं फर्स्ट क्रोमोसोम की बात कर रही हूँ, फर्स्ट क्रोमोसोम की, तो एक आपका पापा वाला आया और एक आपका मम्मी वाला आया। सिमिलरली मैं दूसरे क्रोमोसोम की बात कर रही हूँ, तो सेकेंड नंबर पे एक पापा वाला आया और एक मम्मी वाला आया। ऐसे जम जम के सारे हो गए टोटल 46, या तुम कह सकते हो 23 पेयर्स। इतनी बात समझ आ गई? अब जो ये लाइन बोल रहा है ना, ये ध्यान से सुनो। ड्यू टू रैंडमनेस ऑफ द प्रोसेस ऑफ क्रोमोसोम सेपरेशन, भाई जब मियोसिस होगा, जैसे आप हो, तो आप जब गैमेट बनाओगे तो आप इसको सेपरेट करोगे ना, एक में एक गैमेट बनाओगे तो उसमें ये भेजोगे, एक गैमेट बनाओगे तो उसमें ये भेजोगे, यानी कि जो भी तुम्हारे पास क्रोमोसोम है। अगर तुम फर्स्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात कर रहे हो तो ये एक पापा से आया हुआ और एक मम्मी से आया हुआ, ऐसे ही होगा। अब जब तुम गैमेट बनाओगे अपनी बॉडी में तो इनको सेपरेट करना जरूरी है, तभी तो तुम गैमेट 23 वाले बना पाओगे। तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन को आधी आधी कर दोगे, ये लो कर दिया मैंने आधी आधी, तो ये एक क्रोमोसोम, ये एक गैमेट में चल जाएगा, ये एक गैमेट में चल जाएगा, ऐसा ही होगा, ठीक है। आई होप आप लोग को ये बेसिक डिटेल्स पता होंगी, है ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी और आनी चाहिए अपन को, तो अपन तो बस क्विकली रिवाइज कर रहे हैं इनको। अब देखो, लार्ज नंबर ऑफ क्रोमोसोम कॉम्बिनेशंस कैन फॉर्म गैमेट। तो भाई रैंडम कॉम्बिनेशंस बनते हैं, रैंडम अंधाधुन कॉम्बिनेशंस बन के वो बोलना चाह रहा है कि कॉम्बिनेशंस बनेंगे। तो अब आपको आगे पढ़ना है, हाउ मेनी सच क्रोमोसोम कॉम्बिनेशन इन द गैमेट आर पॉसिबल इन केस ऑफ ह्यूमन, अज्यूमिंग देयर इज नो क्रॉसिंग ओवर। हम मान रहे हैं कि अभी कोई क्रॉसिंग ओवर हो ही नहीं रहा, ठीक है, मान लेते हैं। तो भाई तुम्हारे पास कितने पेयर हैं? टोटल 23 पेयर्स हैं। आपके पास
टोटल 23 पेयर्स हैं, ठीक है, या 46 क्रोमोसोम है। तो अगर मैं 46 की बात करूँ तो मुझे अल्टीमेटली वो वैसे ही बनाना पड़ेगा, एक मम्मी से एक पापा से, फिर ये दूसरे नंबर क्रोमोसोम एक मम्मी से एक पापा से, तो मुझे सेपरेट करने पड़ेंगे इन सबको। सो वो बोल रहा है कि आप कितने कॉम्बिनेशंस बना सकते हो। तो भाई मेरे पास अगर 23 पेयर हैं, मैं मान रही हूँ कि इसमें कोई गड़बड़ नहीं हो रही, बस सब नॉर्मल चल रहा है, तो मैं इसका फॉर्मूला ले लेती हूँ 2/n, क्योंकि मुझे पेयर को ही सेपरेट करना है। तो अपने पास टोटल 23 ही क्रोमोसोम है, तो अपने पास यही कॉम्बिनेशन हो सकता है। सो इसी फॉर्मूला को लगाकर आपके कॉम्बिनेशंस निकल जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे पास टोटल 23 पेयर्स हैं और तुम्हें उन सारे पेयर्स को सेपरेट करना है। अगर नहीं समझ आया तो एक बार वापस सुन लो। आपके पास टोटल 46 क्रोमोसोम्स हैं जो कि पेयर की फॉर्म में होते हैं। तो यानी कि 46 का मैं पेयर करूं तो 23 पेयर हो गया। तो जैसे पेयर है, एक मैं खड़ी हूँ, एक मेरे साथ वाला खड़ा है, हम दोनों क्रोमोसोम नंबर 1 है। तो भाई अगर हमें गैमेट बनना है तो मुझे अलग होना पड़ेगा, इसको अलग होना पड़ेगा। तो हम ऐसे अलग होते जाएंगे, नंबर 1 अलग हो गए, नंबर 2 अलग हो गए, नंबर 3 अलग हो गए, एंड सो ऑन, ठीक है। ऐसा करते करते सब अलग हो जाएंगे। तो जब टोटल तुम्हारे पास है 23, तो तुम कॉम्बिनेशंस भी तो इन्हीं का ही बनाओगे। अब आया ये क्वेश्चन समझ? चलो, तो इसका आंसर होगा, बिल्कुल सीधा सीधा आंसर इसका 2/23, ठीक है। समझ आ गया कॉम्बिनेशन? चलो आगे चलते हैं। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्वेश्चन अब मजेदार है क्योंकि डबल फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड है। मैं समझा चुकी हूँ, फिर भी पूरा वापस समझाऊंगी। देखो, डबल फर्टिलाइजेशन इज अ कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स दैट इज ऑल्सो यूनिक टू एंजियोस्पर्म। यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन जो इवेंट है ना, ये एंजियोस्पर्म्स के लिए ही स्पेशल फीचर है भाई, हर किसी में नहीं होता। ये नहीं कि तुम उठा के थैलोफाइटा में भी यही लगा दो, ब्रायोफाइटा में भी लगा दो। नो, दिस इज स्पेशल फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म। Choose the most appropriate statement from the option listed below that explains this phenomena. इनमें से सबसे बढ़िया ऑप्शन ढूंढो जो इस फिनोमिना को एक्सप्लेन करता है। तो पहले तो तुम सुन लो ये फिनोमिना होता क्या है। देखो बच्चों, यहाँ तक तो मैंने तुम्हें समझा दिया था। आफ्टर पॉलिनेशन पॉलन ग्रेन आते हैं, उनमें से पॉलन ट्यूब निकलती है और एक पॉलन ग्रेन में 2 मेल गैमेट होते हैं। ये इन्फॉर्मेशन तो तुम्हें पता है, 2 मेल गैमेट। अब मैं समझाती हूँ तुम्हें एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर। देखो, ये रहा एक एम्ब्रियो सैक, ये रही इसके ऊपर की सेल्स। तुम 2 सेल्स का नाम याद रखोगे जो मैं बता रही हूँ। जो 2 सेल्स हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए उन्हीं का ही नाम तुम लोग याद कर लो। पहली सेल जो आप याद करो वो है ये एग, यही है हमारी प्रिंसेस, है ना, यही है हमारी मेन सेल, ठीक है। फिर ये बीच में इसकी दोनों दासियां है ना, ये कोई फालतू की सेल्स हैं दोनों, मतलब फालतू तो नहीं है, इंपॉर्टेंट है, बट तुम याद रखो कि ये दोनों सेल्स हैं, इनको हम मिला के बोल देते हैं सेंट्रल सेल्स, ठीक है। आई होप तुमको पता है भाई, गैमेट है तो n नंबर ही होगा, n नंबर समझ लो ना, क्रोमोसोम नंबर आधा होगा, तो ये भी n होगी, ये भी n होगी, ये भी n होगी। इतनी बात क्लियर है? चलो अब आगे आते हैं। अब कितने गैमेट आए हैं? 2 मेल गैमेट आए। तो देखो, ये जैसे इमेजिन करो, ये दोनों मेल गैमेट्स आ गए, ये लो, गैमेट नंबर 1, गैमेट नंबर 2, ये आ गए। दोनों कौन है? ये मेल गैमेट्स, दीज आर 2 मेल गैमेट। अब इन दोनों मेल गैमेट को ही मुझे फ्यूजन कराना है, तो मैं क्या करूंगी, एक मेल गैमेट तो इस एग के साथ फ्यूज कर लेगा, एक मेल गैमेट तो इस एग के साथ फ्यूज कर लेगा। क्योंकि एक असली वाला मेल गैमेट असली वाली फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। दिस इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। इसी प्रोसेस को बच्चों प्लांट्स में सिनगैमी भी बोलते हैं, इसी प्रोसेस को सिनगैमी भी बोला जाता है, ठीक है। अब तुम ध्यान से सुनना, ये गैमेट n, मेल गैमेट n, फीमेल गैमेट n, अगर 2 n वाली सेल्स जुड़ जाएं तो कितना बनेगा? 2n, और ये 2n मतलब क्या बना? जाइगोट। क्लियर है इतनी बात? चलो आगे आओ। ये दूसरा मेल गैमेट कहता है यार मेरा भी तो फ्यूजन कराओ, मैं तो टाइम पास करने थोड़ी आया हूँ थोड़ी यहाँ पर, तो इसका भी अपन फ्यूजन करा देते हैं। किसके साथ? इस n को अपन बोलते हैं, इस मेल गैमेट को अपन बोलते हैं कि जा बेटा तू एक काम कर, सेंट्रल न्यूक्लियस के साथ फ्यूज कर जा, तो सेंट्रल सेल्स के साथ फ्यूज कर जा। तो कहता है ठीक है चलो कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या होगा, ये रहा एक मेल गैमेट, ध्यान से देखो, ये तो रहा आपका एक मेल गैमेट, ठीक है, और ये रही 2 सेंट्रल सेल्स, ये रही आपकी 2 सेंट्रल सेल्स। आप चाह रहे हो कि वो एक बार में ही दोनों के साथ फ्यूज कर जाए, तो वो कर जाता है, कोई दिक्कत नहीं, कर जाता है, और एक सेल बना लेता है जिसको हम बोलते हैं एंडोस्पर्म। अब ध्यान से सुनना जो मैं मेन बात बता रही हूँ।
एग जो आया, एग क्या सॉरी मेल गैमेट जो आया, ये n नंबर, ये दो सेल्स अपनी इंडिविजुअल n नंबर, तो तुम अगर n प्लस n करोगे तो कितना हो जाएगा, 3n हो जाएगा। इसीलिए क्योंकि यहाँ पे 3 सेल्स फ्यूज करती हैं एक साथ, इसलिए इसे बोला जाता है ट्रिपल फ्यूजन। दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज ट्रिपल फ्यूजन एंड इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म, जो कि 3n वाली सेल है। और ये एंडोस्पर्म इस ये जो हुआ है ना अपना ट्रू फर्टिलाइजेशन, जाइगोट बना है, इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो जो जाइगोट बना है वो तो लेटर ऑन जाके क्या बन जाएगा, सीड बन जाएगा। और इस पूरे ड्यूरेशन में न्यूट्रिशन पहुंचाने का काम ये एंडोस्पर्म करेगा। क्लियर है, इवेंट क्लियर है, बस इवेंट क्लियर है तो क्वेश्चन पढ़ो। आओ क्वेश्चन में देखो ऑप्शंस क्या दे रखे हैं। पहला बोल रहा है फर्टिलाइजेशन इन 2 फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट फॉर्मिंग एंडोस्पर्म। ध्यान से सुनना क्या बकवास कर रहा है ये। फर्टिलाइजेशन इन 2 फ्लावर, 2 फ्लावर के बीच में फर्टिलाइजेशन हो रही है, एक ही प्लांट के 2 फ्लावर्स के बीच में फर्टिलाइजेशन हो रही है, जिसके कारण एंडोस्पर्म बनने में, तो हर कुछ ही बकवास कर रहा है ये तो। चलो नेक्स्ट ऑप्शन देखो, 2 मेल गैमेट, चलो कुछ सेंसिबल बात हुई। फर्टिलाइज 2 एग्स, भाई 2 एग कहाँ से आ गए, मैंने तो तुम्हें बोला था हमेशा एक तो एग होगा और बीच में एक क्या होगी अपनी सेंट्रल सेल, ठीक है, ये फिक्स है। तो इस ऑप्शन को यही काट दो, पढ़ने की जरूरत नहीं, फालतू बात कर रहा है ये भी। चलो नेक्स्ट आओ, 2 fertilization occurs in a flower, 1 fertilization result in the formation of diploid zygote and the second fertilization result in formation of triploid endosperm। ध्यान से सुनो ये क्या बोल रहा है, 2 फर्टिलाइजेशन होंगी जिसमें से एक फर्टिलाइजेशन में तो मेल गैमेट फ्यूज करेगा एग के साथ, यही बोला इसने, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जिससे जाइगोट बन जाएगा। और दूसरी फर्टिलाइजेशन के अंदर ट्रिपल एंडोस्पर्म बन जाएगा, मैंने बताया था ना 3n वाला ट्रिपल एंडोस्पर्म, यही होता है। तो आगे अपना करेक्ट आंसर थर्ड वाला, फोर्थ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। चलो फिर भी पढ़ ही लेते हैं, क्या बकवास की है इसने। 2 पॉलन ग्रेन सेंडिंग 2 पॉलन ट्यूब, एक बारी में 2 पॉलन ट्यूब, 2 पॉलन ट्यूब्स आ रही है 2 पॉलन ग्रेन से इनसाइड द ओवरी, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 सीड्स इनसाइड अ फ्रूट। ये तो कतई बकवास कर रहा है, इसको तो पढ़ने की जरूरत नहीं। सो आवर करेक्ट आंसर विल बी 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, पढ़ते हैं। देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रूट फॉर द पैसेज ऑफ स्पर्म। वो कह रहा है कि भाई स्पर्म किस रूट से पास करता है। तो पहले मैं तुम्हें बता देती हूँ पैसेज क्या होता है। देखो, हमेशा पैसेज शुरू होता है टेस्टिस से, क्योंकि भाई टेस्टिस से तो बनना ही शुरू होते हैं। टेस्टिस के ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं एपिडिडमिस। सो नेक्स्ट स्ट्रक्चर विल बी एपिडिडमिस, ठीक है। एपिडिडमिस से ऐसे ट्यूब निकलती है, ऐसे ट्यूब निकलती है जिसे हम बोलते हैं वास डिफरेंस, ठीक है। यहाँ तक का क्लियर है तुम्हें, टेस्टिस से एपिडिडमिस, एपिडिडमिस से वास डिफरेंस। आगे देखो, वास डिफरेंस से दोनों साइड से ना ऐसी लंबी लंबी ट्यूब निकलती है, वास डिफरेंस, एक इधर से निकलती है और एक इधर से निकलती है, ठीक है, वास डिफरेंस निकलती है। वास डिफरेंस से इधर की साइड ना ऐसे एक इंपॉर्टेंट सा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं सिमाइनल वेसिकल। तो वास डिफरेंस यू निकलता 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 सिमाइनल वेसिकल में जाके ऐसे अटैच हो जाता है, एक तरीके से ओपन हो जाता है उसी में, और एक छोटा सा पैसेज निकलता है दोनों से कॉमन, जिसे हम बोलते हैं इजैक्यूलेटरी डक्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं, इजैक्यूलेटरी डक्ट। इजैक्यूलेटरी डक्ट आगे जाके ओपन हो जाता है यूरेथ्रा में, और यूरेथ्रा आगे जाके ओपन हो जाता है पेनिस में। ये पैसेज है, आगे देख लेते हैं। चलो आंसर क्या आ रहा है, देखो, टेस्टिस से स्क्रोटम, कतई बकवास है भाई, स्क्रोटम में तो टेस्टिस होती है। देखो ये स्क्रोटम है, ये स्क्रोटम है, इसमें टेस्टिस लाई करती है ना। और स्क्रोटम का काम होता है टेस्टिस के लिए एक प्रॉपर टेम्परेचर रेगुलेट करना, जो कि कितना टेम्परेचर होता है तुमको पता होगा, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेगुलेट करता है स्क्रोटम टेस्टिस के लिए, ताकि वो प्रॉपर स्पर्म बना सके, ठीक है। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट वो बोल रहा है स्क्रोटम से टेस्टिस गया, टेस्टिस से यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से वास डिफरेंस। ये फिर बकवास कर दी इसने भाई, यूरेथ्रा और वास डिफरेंस में पहले वास डिफरेंस आता है फिर उसके बाद यूरेथ्रा, ये भी गलत हो गया। आगे देखो, टेस्टिस से वास डिफरेंस से यूरेथ्रा से सिमाइनल वेसिकल। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया सिमाइनल वेसिकल तो पीछे छूट गया। अगर मेरा पैसेज याद करो तो मैंने बताया था टेस्टिस से एपिडिडमिस, एपिडिडमिस से वास डिफरेंस से इजैक्यूलेटरी डक्ट, इजैक्यूलेटरी डक्ट से यूरेथ्रा एंड देन पेनिस, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब आओ, टेस्टिस से वास डिफरेंस,
ठीक है, ये लो टेस्टिस इसने डायरेक्टली वाज डिफरेंस जंप करा दिया, ओके। से यूरेथ्रा, इसने इजैकुलेटरी वाला पाथ भी कैंसिल करके डायरेक्ट यूरेथ्रा, ठीक है, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। एंड देन लास्टली पेनिस, ये भी सही हो गया। सो ये ऑप्शन अपना सही आ गया। तो पैसेज तुम लोग को क्या याद करना है, यही याद करोगे, टेस्टिस से एपिडिडिमिस, एपिडिडिमिस से वाज डिफरेंस, से वो जाके सेमाइनल वेसिकल से जुड़ के बन जाएगा इजैक्यूलेटरी डक्ट, इजैक्यूलेटरी डक्ट बच्चों जाके खुल जाता है यूरेथ्रा में, और यूरेथ्रा जाके खुल जाता है पेनिस में। ठीक है, क्लियर है? इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रही हूँ मैं तुमको, देखो कितना इजी है। चलो आओ आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ह्यूमन फीमेल इमेच्योर एग्स आर फॉर द फर्स्ट टाइम सीन इन ओवरी। वो कह रहा है कि भाई एक ह्यूमन फीमेल में इमेच्योर एग का मतलब होता है जो प्रॉपर्ली ना मेच्योर हुए हों, वो फीमेल गैमेट आपको पहली बार ओवरी में कब देखने को मिलता है। तो पहले तो आप कुछ बातें जान लो फीमेल के बारे में, रहस्यमयी बातें, कि भाई जो फीमेल गैमेट होता है वो कहाँ बनता है, पहली बात तो ओवरी में बनता है। ठीक है, कब से बनना शुरू होता है, ध्यान से सुनना, कब से बनना शुरू होता है, जब फीमेल खुद एक एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है। यानी कि जो फीमेल है जब खुद अपनी मम्मी की बॉडी में होती है ना, तब उसकी बॉडी शुरुआत कर देती है गैमेट बनाने की। हालांकि पूरा गैमेट बनाती नहीं है, वो बनाती तो प्यूबर्टी के टाइम पे, बट शुरुआत तब कर देती है। वो तो यूं हो गया जैसे अपन ने शुरुआत करके छोड़ दिया, उसके मतलब अपन अराउंड 10-12 साल बाद फिर आगे कंटिन्यू करें, बस अपन ने ना शुरुआत करके छोड़ दिया बस। ठीक है, सो इसकी स्टार्ट जो होता है ये काम, ये कब होता है, जब वो खुद फीटल स्टेज में होता है, होती है मतलब होता है नहीं, फीटल स्टेज में होती है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, oogenesis बोलते हैं। ठीक है, कौन सा सेल डिवीजन होता है इसमें, मियोसिस नाम का सेल डिवीजन होता है। अब थोड़ी सी कहानी सुन लो। फीमेल गैमेट जो होता है, जो फॉलिकल होता है, वो शुरुआत तो करेगा पहले मियोसिस 1 से। मियोसिस 1 के कारण यहाँ पे भी 2 ही सेल बनती हैं। एक बनती है सेकेंडरी oocyte, क्या बनती है, एक सेकेंड, बच्चों एक चीज ऐड कर लो यहाँ पे, फॉलिकल के अंदर होता है प्राइमरी oocyte, ये याद कर ले लो। फॉलिकल के अंदर एक सेल होती है प्राइमरी oocyte, जो कि मियोसिस 1 करके एक तो बनाती है सेकेंडरी oocyte, और एक छोटी सी सेल बनाती है जिसे हम बोलते हैं पोलर बॉडी। क्या बोलते हैं हम इसे, पोलर बॉडी। ठीक है, ये पोलर बॉडी को पता नहीं क्या होता है, अपने आप पे थोड़े टाइम में डीजेनरेट हो जाती है, मर जाती है। तुम समझ रहे हो, फीमेल में हम एक ही गैमेट बना पाएंगे, जैसे मेल एक सेल से 4 गैमेट बनाता है ना, फीमेल एक से एक ही बना पाती है। देखो कैसे, भाई शुरुआत की यहाँ पे 2 बनी, एक तो इसने डीजेनरेट मतलब मर गई अपने आप, इसने ज्यादा कुछ नहीं किया, मर गई। अब क्या होगा, आगे जो मियोसिस 2 है वो सिर्फ ये सेकेंडरी oocyte मियोसिस 2 कंटिन्यू करेगी। तो एज अ रिजल्टेंट जब मियोसिस 2 हो जाएगा तो इसमें 2 सेल बनेंगी, एक तो अपना एक्चुअल ओवम, और एक बनेगी अपनी इसे छोटी सी सेल फिर से, जिसको हम बोलेंगे सेकेंडरी पोलर बॉडी। दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी पोलर बॉडी। ठीक है, अगेन पता नहीं इसको क्या होगा, सेकेंडरी पोलर बॉडी को, इसको पता नहीं क्या दिक्कत है, ये फिर से डीजेनरेट हो जाएगी। ठीक है, तो असली में तुमको एक ही गैमेट मिला, यही है मेन गैमेट, या तुम बोल सकते हो फीमेल गैमेट जो है वो एक ही है। सो एक जो जरूरी बात वो ये है कि भाई जब मेल के अंदर एक सेल डिवाइड करती है मियोसिस से, 4 स्पर्म बनाती है, 4 स्पर्म बनता है एक बारी में। फीमेल एक सेल से सिर्फ एक ही एग बनाती है। समझ आ गई बात, ये है वो पैसेज, मैंने तुम्हें समझा दिया। चलो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अब देखो, फीमेल के अंदर इमेच्योर सेल्स पहली बार कब दिखती है, तो मैंने तुम्हें बता दिया जब वो खुद फीटल स्टेज में होती है। तो एट प्यूबर्टी नहीं भाई, फीटल स्टेज में। बिफोर बर्थ, एट द फीटल स्टेज, बिफोर बर्थ, उसके खुद के बर्थ होने से पहले, जब वो खुद अपनी मदर की बॉडी में है, उस टाइम पे वो शुरुआत कर देती है फीटल स्टेज में एम्ब्रियो, यानी कि इन शॉर्ट तुम समझ सकते हो, जब फीटल स्टेज में है तब उसकी जो ओवरी है उसमें शुरुआत हो जाती है एग बनने की। हालांकि खत्म कुछ नहीं होता, शुरुआत होती है पर वहीं के वहीं रुक जाता है, फिर वो कंटिन्यू प्यूबर्टी में ही करती है। ठीक है, आगे देखो, ड्यूरिंग द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये तो बिल्कुल ही गलत है, और आफ्टर द फर्स्ट ईयर ऑफ बर्थ, ये भी गलत है। तो तुमको याद रखना है फीटल स्टेज में फीमेल ऐसा करिश्मा करती है कि वो खुद एग बनाने लग जाती है, जबकि वो खुद अभी बहुत तुम समझ रहे हो, बच्ची भी नहीं बनी है, मतलब अभी शुरू हुआ है, बन रही है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आवर सोसाइटी women are blamed for producing female children। ये कह रहा है हमारी सोसाइटी में औरतों को दोष दिया जाता है कि भाई तुमने बच्ची कर ली। ठीक है, आगे सुनो। चूज द करेक्ट आंसर्स फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। आपको एक करेक्ट आंसर बताना है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। अब ध्यान से सुनो, ये रहा ह्यूमंस का सेक्स डिटर्मिनेशन। पहली बात तो तुम्हें पता है ह्यूमंस में चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 ही है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इन 46 क्रोमोसोम को अगर तुम पेयर मान लो तो 23 पेयर मान लो, तुम्हारी इच्छा। ठीक है, अगर मैं 46 क्रोमोसोम में मेल फीमेल में डिफरेंस ढूंढूं तो भाई शुरुआत के 44 क्रोमोसोम मेल एंड फीमेल दोनों में ही सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। 44 में डिफरेंस आता है 45th एंड 46 क्रोमोसोम में, जो कि फीमेल के लिए होता है XX, ये फीमेल के लिए होता है XX, और मेल के लिए होता है XY। तो अगर मैं लिखना चाहूँ फीमेल के लिए तो ये क्या होगी 44 प्लस XX, और मेल क्या हो जाएगा 44 प्लस XY। ठीक है, इतना तो हो गया। अगर तुम चाहो इसको पेयर में भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी, पेयर में लिख लो। 23 पेयर है ना, तो भाई अगर 44 थे उधर तो इधर 22 हो जाएंगे, और डिफरेंस क्या होगा एक क्रोमोसोम का, ये लो ये लिख लो, तो ये बन जाएगा 22 प्लस XX, मतलब XX तो नहीं बनेगा बच्चों, X बन जाएगा। 22 पेयर्स जो होंगे वो ये होंगे फीमेल के लिए, और मेल के लिए क्या हो जाएंगे 22 प्लस XY। ठीक है, पेयर लिखना पड़ेगा पर तुमको यहाँ पर पेयर मेंशन करना जरूरी हो जाता है। ठीक है, चलो अब आओ, तो मैं मिटा रही हूँ ये पेयर वाला फॉर्म, ये हटा रही हूँ मैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, एक ही लेके चल रहे हैं अपन। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, जब मेल में स्पर्म्स बनेंगे तो भाई इसी से ही तुमने स्पर्म बनाने, यानी कि इस 44 कहाँ लिखा है, यहाँ लिख देती हूँ, 44 प्लस XY से ही तुमने स्पर्म बनाने। बना लो, देखो 44 का आधा कर दो 22 हो जाएगा, XY का आधा कर दो, एक में X डाल दो, तो ये एक स्पर्म जो है वो इस टाइप का बनेगा। दूसरा स्पर्म अगेन 22 प्लस रिमेनिंग Y बच रहा था उसके टाइप का बनेगा। ठीक है, क्लियर है। फीमेल में क्या होगा, देखो फीमेल में क्या होगा, फीमेल है 44 प्लस XX, अगर तुम इसके क्रोमोसोम बनाओगे तो वही करो, पहले 44 को आधा कर दो 22, इधर भी दूसरे में रिमेनिंग 22 डाल दो। XX को कैसे कर दो, एक X इधर डाल दो, एक X इधर डाल दो। तो अगर तुम गैमेट देखो तो गैमेट किसके डिफरेंट है, मेल के डिफरेंट है कि फीमेल के डिफरेंट है। देखो मेल का ये भी अलग है ये भी अलग है, तो इसके गैमेट हमेशा डिफरेंट होते हैं। मेल के जो स्पर्म्स हैं उनमें अलग अलग पैटर्न जाता है, 50% 22 प्लस X होते हैं और रिमेनिंग 50% 22 प्लस Y होते हैं। वेराज फीमेल हर टाइम पे एक जैसा ही ओवम बनाती है, सेम एकदम सेम। तो फीमेल की साइड से तो भाई सेक्स में कोई डिफरेंस ही नहीं है, वो तो अपने बेटे को भी X ही देगी, वो तो अपनी बेटी को भी X देगी। चलो आओ देखते हैं इसको एक बार। अब क्या होगा, सेम चीज को मैं तुम्हें पुनेट स्क्वायर में बना के दिखा रही हूँ। नहीं पुनेट स्क्वायर रहने दो, तुम ऐसे ही देख लो। अब देखो ये रहा फीमेल का गैमेट जो कि 22 प्लस X है। दोनों ही सिचुएशन में फीमेल तो 22 प्लस X ही लेके बैठी है, यानी कि मदर तो बेटे और बेटी में दोनों में ही X क्रोमोसोम ही डाल रही है। ठीक है, ये आया मेल का स्पर्म। अगर 22 प्लस X वाला स्पर्म आता है तो देखो फ्यूजन के बाद क्या बन जाता है 44, यानी कि 22 प्लस 22 44 प्लस XX। अब तुमको मैंने पहले ही बताया फीमेल 22 44 प्लस XX होती है, तो ये बच्चा क्या बनेगा, फीमेल बेबी बनेगी, ये है ना, बेटी बनेगी, ये गर्ल चाइल्ड बनेगी। और अगर इधर की साइड इधर जो स्पर्म आ रहा है 22 प्लस Y वाला आ जाता है, तो जाइगोट जो है फ्यूजन के बाद क्या बनता है 44 प्लस XY, यानी कि ये बच्चा क्या होएगा बेबी बॉय बनेगा। तो भाई यहाँ पे मेल ने डिसाइड किया ना, तो यहाँ पे मेल ने दो टाइप के गैमेट बनाए, एक ये और एक ये। तो मेल डिसाइड कर रहा है, अगर मेल का ये गैमेट फ्यूज कर रहा है तो बेबी गर्ल, और अगर मेल का ये गैमेट फ्यूज कर रहा है तो बेबी बॉय, यानी कि फीमेल का तो कोई रोल ही नहीं है। चलो आओ आप क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो वो बोल रहा है कि भाई हमारी सोसाइटी में फीमेल ब्लेम की जाती है कि भाई उनके बेबी गर्ल क्यों हुई। पहली बात तो ऐसी चीज़ जो है ना, ये मेल फीमेल वाली चीज़ें ऐसे हमारे कंट्री में ही ज़्यादा थी पहले, हालांकि
अब लोग एजुकेटेड हो चुके, काफ़ी ज़्यादा पढ़ लिख चुके हैं, तो भाई अब इतना ज़्यादा नहीं होता, बट फिर भी कुछ जगहों पे होता है। सो क्या है वो चीज़, ये समझनी है हमें। तो वो बोल रहा है कि ह्यूमंस के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन होता कैसे। देखो पहला ऑप्शन दे रहा है ड्यू टू सम डिफेक्ट लाइक अस्पर्मिया इन मैन। वो कह रहा है कि भाई कोई दिक्कत हो जाती है, मेल फीमेल ना किसी दिक्कत के कारण बन जाते हैं, कोई दिक्कत होती है मेल को। अस्पर्मिया का मतलब होता है जब उसके स्पर्म ही नहीं बन रहे, स्पर्म बन ही नहीं रहे। तो भाई अगर किसी आदमी के स्पर्म्स ही नहीं बन रहे तो कहाँ से उसके बच्चे होंगे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कैसे बनेंगे। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मेल अपना गैमेट ही कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करेगा तो उसके तुम समझ रहे हो किस तरीके से बेबी होगा उसके। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है। सेकंड देखो, ड्यू टू जेनेटिक मेकअप ऑफ द पर्टिकुलर स्पर्म विच फर्टिलाइज द एग। यानी कि वो कह रहा है कि कुछ जेनेटिक मेकअप होता है, एक स्पर्म 22+X वाला होता है और दूसरा स्पर्म 22+Y वाला होता है। तो भाई इसके जेनेटिक मेकअप में डिफरेंस है ना, 22 तो सेम लेके चल रहे हैं, दोनों ही स्पर्म सेम लेके चल रहे हैं, बस एक X लेके जाता है एक Y लेके जाता है, तो जेनेटिक मेकअप में डिफरेंस हुआ ना, तो देयर वी गो, दिस इज द करेक्ट आंसर। आगे देखो इसने क्या बकवास लिखी है नेक्स्ट 2 पॉइंट में, ड्यू टू जेनेटिक मेकअप ऑफ द एग। भाई एग तो सदा बाहर ही 22+X रहेगा, चाहे मेल का कोई सा भी स्पर्म आ जाए, फीमेल का गैमेट तो हमेशा 22+X रहेगा। तो ये गलत। आगे देखो, ड्यू टू सम डिफेक्ट इन वुमेन। वुमेन में कोई दिक्कत होगी, ऐसा कैसे हो सकता है। अगर किसी फीमेल में कोई दिक्कत होगी, रिप्रोडक्टिव कोई दिक्कत है उसको, तो उसके तो बेबी नहीं होगा, देयर विल बी नो बेबी। ध्यान से सुनना, ऑप्शन नंबर डी में और ऑप्शन नंबर 1 में बेबी हो ही नहीं सकता ऐसे लोगों के जिनके गैमेट में या जिनके रिप्रोडक्टिव ट्रैक में कोई गड़बड़ आ रही है। समझ आई। तो इसके साथ अपना करेक्ट आंसर आ गया बी। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द 28th डे ह्यूमन ओवेरियन साइकिल द ओव्यूलेशन टेक्स प्लेस टिपिकली ऑन। वो कहना जा रहा है कि फीमेल में जो ह्यूमंस के अंदर मेनिस्ट्रल साइकिल होती है उनमें ओव्यूलेशन कब होता है। तो चलो मेनिस्ट्रल साइकिल पढ़ लेते हैं पहले। तो अपन देखो मेनिस्ट्रल साइकिल होता क्या है। पहली बात तो भाई ह्यूमंस के अंदर स्पेशली अगर हम सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बात करें ना, तो प्राइमेट्स का स्पेशल फीचर होता है मेनिस्ट्रल साइकिल। प्राइमेट्स कौन होते हैं, जैसे कि अपने ये मंकी आ जाते हैं उसके अंदर, चिंपैंजी आ जाते हैं उसके अंदर, अपन ह्यूमंस आ जाते हैं इसके अंदर, अपन सब प्राइमेट्स हैं ना, अपन लगते भी एक ही परिवार के, मंकी चिंपैंजी अपन है ना। तो अपने अंदर ये मेनिस्ट्रल साइकिल होती है। मेनिस्ट्रल साइकिल होती कब है, देखो जो फीमेल है, ये बच्ची है, इस बच्ची की बॉडी में अराउंड सपोज कर लो 9 से लेके 12 ईयर्स में कुछ बदलाव आएंगे, जिसके चलते इसकी बॉडी में एक साइकिल स्टार्ट हो जाती है जिसे हम बोलते हैं मेनिस्ट्रल साइकिल। इस साइकिल को हम क्या बोलते हैं, मेनिस्ट्रल साइकिल। मेनिस्ट्रल साइकिल जब किसी फीमेल में पहली बार होती है उसे हम बोलते हैं मेनार्क, दैट इज कॉल्ड एज मेनार्क। तो भाई इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या कहलाता है, मेनार्क। और जब स्टॉप हो जाती है, जिस टाइम पे एक फीमेल बूढ़ी हो जाती है, अराउंड 45 to 50 ईयर्स में हर इंसान ही बूढ़ा होने लग जाता है ना। सो 45 to 50 ईयर्स में जब फीमेल बूढ़ी हो जाती है तो ये मेनिस्ट्रल साइकिल खत्म हो जाती है। एट दैट स्टेज दिस इज कॉल्ड एज मेनोपॉज। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, ये तो बेसिक है। अब इस मेनिस्ट्रल साइकिल जब भी स्टार्ट हुई तो हम मानते हैं एक मेनिस्ट्रल साइकिल अराउंड 28 से 30 डेज की होती है। एक मेनिस्ट्रल साइकिल 28 से 30 डेज की होती है। और इस एक साइकिल में 4 फेजेस होते हैं। कितने फेजेस होते हैं इसके अंदर, 4 फेजेस होते हैं। चलो आओ 4 फेजेस देखते हैं। देखो पहला फेज, जो पहला फेज होता है उसे हम बोलते हैं रुको रुको या मैं लिख के बताती हूँ, रुको। पहला फेज होता है मेनिस्ट्रल फेज। द फर्स्ट फेज इज मेनिस्ट्रल फेज, या इसी फेज को हम ब्लीडिंग फेज भी कहते हैं। ब्लीडिंग फेज का मतलब होता है यहीं पे फीमेल बॉडी में ब्लीडिंग होती है, तो ये दिस इज द फर्स्ट फेज। फिर आता है सेकंड फेज जिसे हम बोलते हैं फॉलिक्यूलर फेज। मैं मतलब समझाऊंगी सारे फेजेस का, फॉलिक्यूलर फेज या फिर प्रोलिफेरेटिव फेज। ठीक है, ये हो गया अपना दूसरा फेज। फिर आता है तीसरा फेज जिसे हम बोलते हैं ओव्यूलेटरी फेज, जो कि अपना हो गया तीसरा फेज। अब आ गया चौथा फेज जिसको हम बोलते हैं सीक्रीटरी फेज, या फिर इसको बोल सकते हो तुम ल्यूटियल फेज। 4 फेजेस समझ गए तो वापस रिपीट कर रही हूँ मैं, नाम सुनना। पहला फेज मेनिस्ट्रल फेज या ब्लीडिंग फेज, दूसरा फेज फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफेरेटिव फेज,
तीसरा फेज ओव्यूलेटरी फेज, चौथा फेज सेक्रेटरी या ल्यूटियल फेज। पहले फेजेस का नाम मतलब समझ गए। अब इन फेजेस में तुमको 2 जगहों का याद रखना है, सिर्फ 2 जगहों को, बाकी सबको भूल दो। याद कर लो कि भाई एक तो फीमेल में ओवरी है, सिर्फ इससे मतलब है हमें, और एक फीमेल में यूट्रस है, ठीक है। और बस ये 2 बातें याद रखो, एक फीमेल में ओवरी है, एक फीमेल में यूट्रस है। अब देखो पहले हम शुरुआत करते हैं कहाँ से, मेनिस्ट्रल या ब्लीडिंग फेज से। देखो क्या हुआ था, इस ओवरी ने ओवम बना के रिलीज कर दिया, ठीक है। और ये ओवम कहाँ पर है, ये तुमको पता है, ये ओवम हमेशा कहाँ पर होता है, फेलोपियन ट्यूब में। तो ये रहा फेलोपियन ट्यूब में ओवम वेट कर रहा है, ठीक है। मीनवाइल जो अपनी ये यूट्रस है, इस यूट्रस के अंदर अंदर की तरफ एक लाइनिंग होती है जिसे हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। दिस इज कॉल्ड एज एंडोमेट्रियम। ये मैंने तुम्हें काम बता ही दिया एंडोमेट्रियम का क्या होता है, जो एम्ब्रियो आता है उसको इम्प्लांट करने का। तो दोनों एकदम ना तैयार बैठे हैं एकदम कि भाई स्पर्म आता है तो अपन फर्टिलाइज हो जाएंगे और फिर अपन आगे की तैयारी कर लेंगे। अब क्या होता है यार, ऐसा तो हो नहीं सकता हर बार ही जब जब ऐसा कुछ हो तो स्पर्म आए, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। तो क्या होता है, इन दोनों का वेट खत्म हो जाता है और ये बेचारे वेट करते करते मर जाते हैं। एंड एज अ रिजल्ट क्या होता है, फीमेल की बॉडी में ये ओवम डेड हो जाता है और इस एंडोमेट्रियम का कोई सेंस नहीं रहता, दोनों के दोनों बॉडी से बाहर निकल जाते हैं इन दी फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग, ब्लड की फॉर्म में निकल जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे ब्लड निकलता है इसलिए इस फेज का नाम क्या रख दिया, ब्लीडिंग फेज, या तुम इसे मेनिस्ट्रल फेज भी बोल सकते हो, ठीक है। अब मैंने कहा था कि यार पूरी मेनिस्ट्रल साइकिल 28 से 30 डेज की होती है, तो भाई ये कितने दिन होता है, अराउंड 1 से लेके 5 डे तक हम मानते हैं पहला फेज ही चलता रहता है। क्लियर है तुमको ये पहला फेज? चलो आओ दूसरा फेज समझाती हूँ मैं। देखो दूसरे फेज में क्या होता है, देखो जैसे हर रात के बाद सुबह होती है, वैसे इतने निराशा भरे गंदी चीज होने के बाद ओवरी और यूट्रस बिना हिम्मत हारे दोबारा शुरू हो जाते हैं। देखो ये रहा यूट्रस का आधा हिस्सा दिखा रही हूँ मैं, ये रही ओवरी और ये वही फेलोपियन ट्यूब। ओवरी कहती कोई दिक्कत नहीं है, मैं वापस शुरू करती हूँ। ये ओवरी वापस से ओवम बनाना शुरू करती है, तो यहाँ पर ओवम बनना दोबारा शुरू हो जाता है। मैंने तुम्हें अभी बताया था कि भाई फॉलिकल्स में ओवम बनता है ना, दैट इज वाई इसका नाम क्या रख दिया, फॉलिकुलर फेज। दूसरा हो यहाँ पे मीनवाइल जो एंडोमेट्रियम निकल गई थी ना, वो भी कहती कोई बात नहीं, गंदा दिन था पर मैं दोबारा से बनना शुरू हो जाऊंगी। तो ये लो, ये एंडोमेट्रियम दोबारा बनना शुरू हो जाती है। क्योंकि एंडोमेट्रियम दोबारा बनना शुरू होती है इसलिए दोबारा बन रही है ना, तो उसके लिए प्रोलिफेरेट वर्ड आता है। प्रोलिफेरेट वर्ड का मतलब होता है दोबारा बनना, तो इसलिए इसका नाम रख दिया प्रोलिफेरेटिव फेज। तो ये दोबारा एक नई सुबह की शुरुआत है और दोनों वापस शुरू कर देती हैं अपना अपना काम। ये काम अराउंड ये कितने दिन तक करती हैं, 6th डे से अराउंड 13th डे तक ये यही काम करती रहती है। ये उम्मीद की किरणें इनके अंदर इतने दिन तक जागती रहती है और ये अपना धमाधम काम करती जाती है, ठीक है, समझ आ गया। चलो अब आओ, थर्ड फेज है ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज का मतलब होता है अब इनका इंतजार समाप्त, एक बार फिर वही होगा, ये अपना ओवम यहाँ से ओवरी जो है ओवम निकाल कर यहाँ पे डाल देगी फेलोपियन ट्यूब में। इस स्टेप को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे ओवरी ओवम रिलीज कर रही है विच इज कलेक्टेड बाय फेलोपियन ट्यूब, तो इसी तीसरी स्टेप को हम क्या बोल देते हैं, ओव्यूलेटरी फेज। समझ गए? मीनवाइल एंडोमेट्रियम तो वही बनती रहती है। अब आते हैं चौथे फेज पे। चौथे फेज में क्या होता है, देखो एकदम फुल एंड फाइनल वाला गेम हो जाता है भाई, वापस उसी स्टेज पे आ जाते हैं हम। क्या होता है, चौथा जो सीक्रेटरी या ल्यूटियल फेज होता है ना, उसमें क्या हो रहा होता है, फाइनली एंडोमेट्रियम तैयार बैठी रहती है कि अब तो कुछ होगा, फर्टिलाइजेशन होगी और एम्ब्रियो आएगा और मैं उसको फटाक से इम्प्लांट कर लूंगी, ठीक है। मीनवाइल ओवरी का तो हो ही चुका, ओवरी ने कर दिया, बट ओवरी प्रोजेस्टेरोन रिलीज करना शुरू कर दी थी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हें पता है ना, मैंने बोला मतलब मैंने नहीं बोला तो सुन लो, 2 हार्मोन होते हैं फीमेल में, एक होता है एस्ट्रोजन, एक होता है प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। एस्ट्रोजन जो होता है वो फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को रेगुलेट करता है, और जो प्रोजेस्टेरोन होता है वो फीमेल में प्रेगनेंसी के लिए जरूरी होता है। तो भाई अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो इट विल लीड टू प्रेगनेंसी। तो ओवम चाहता है मतलब ओवरी चाहती है कि कैसे तैसे प्रेगनेंसी हो ही जाए, तो क्या करती है, एक हार्मोन रिलीज करना शुरू कर देती है जिसे हम बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन। और वो प्रोजेस्टेरोन क्यों जरूरी होता है, प्रोजेस्टेरोन इसको मेंटेन करता है। प्रोजेस्टेरोन ये जो एंडोमेट्रियम है ना, प्रोजेस्टेरोन इस एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है ताकि ये गलती से भी गिर ना जाए, ये जो एज इट इज चिपकी रहे। सो क्या कर रहा है,
ओवरी खूब सारा प्रोजेस्टेरॉन रिलीज कर रहा है जो कि किसको मेंटेन कर रहा है, एंडोमेट्रियम को मेंटेन कर रहा है, ठीक है। एकदम फुल एंड फाइनल स्टेज है, ओवम इंतजार में बैठा हुआ है, ओवरी भर भर के प्रोजेस्टेरॉन रिलीज कर रही है अपनी एंडोमेट्रियम को संभालने के लिए। बट बड़े दुख की बात है, इस बार भी स्पर्म नहीं आता, ठीक है। चलो, स्पर्म नहीं आता तो इसका इंतजार भी बेकार रहा, इसका इंतजार भी बेकार रहा, और एक बार फिर दुख वाला पल आ गया जब ये ओवम डेड होके वापस बाहर निकल गया, एंडोमेट्रियम भी एज इट इज बाहर निकल गया, एंड एक बार फिर आप इस सीक्रेटरी फेज से बैक टू वापस मेंस्ट्रुअल फेज में आ जाते हो, ठीक है। अब लास्ट बात, ये यहाँ तक मैं तुम्हें बता चुकी थी कि डे 13 तक ये फेज चलता है, डॉट डे 14 पे ओव्यूलेटरी फेज होता है, सिर्फ एक दिन का ही ओव्यूलेटरी फेज होता है, और रिमेनिंग अब क्या बचा, 15 से लेकर कितना बचा, 28, इतने दिन तक सीक्रेटरी फेज ही चलता रहता है, ठीक है। तो ये है एक ब्रीफ ओवरव्यू अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल का। देखो आगे, इसी को एक बार डायग्राम फॉर्म में देख लो, तुम वही बातें बोल रहे हैं। देखो फॉलिकुलर फेज में वही देखो, ओवम बनने की तैयारी हुई, ये देखो यहाँ पे देखो डॉट 14th डे पे ओवम निकल गया, और ये देखो ये लास्ट में प्रोजेस्टेरॉन निकालने के लिए ये स्ट्रक्चर बना, दिस रिलीजेस लॉट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। मीनवाइल एंडोमेट्रियम देखो ये पहले तो निकल गया था, ये खाली हो गया, ये दोबारा एंडोमेट्रियम बनने लग गया, और मोटा बन गया एंडोमेट्रियम, और मोटा बन गया एंडोमेट्रियम, और फाइनली जब कुछ नहीं हुआ तो ये दोबारा इसी स्टेज में पहुंच गया। क्लियर है तुमको, इजी है। चलो अब आते हैं, क्वेश्चन था इन द 28 डे ह्यूमन ओवेरियन साइकिल द ओव्यूलेशन टेक्स प्लेस इन, मैंने तुम्हें बता दिया ओव्यूलेशन थर्ड फेज में होती है जिसे हम बोलते हैं ओव्यूलेटरी फेज, जो कि डॉट 14th डे पे होता है। तो देखो डे 14th ऑफ द साइकिल बिल्कुल सही आंसर है, और इस फेज को हम क्या बोलते हैं, ओव्यूलेटरी फेज, ठीक है। क्या होता है यहाँ पे, ओवम रिलीज करती है विच इज कलेक्टेड बाय द फेलोपियन ट्यूब, ठीक है, फिम्ब्रिया के थ्रू कलेक्ट कर लेती है। बाकी तो तुम पढ़ो ही मत, डे 28 तो सिक्रेटरी फेज चल रहा होता है, डे 1 मेंस्ट्रुअल फेज चल रहा होता है, डे 5 अपना नेक्स्ट फॉलिकुलर फेज हो जाता है। तो अपना करेक्ट आंसर है डे 14th, ठीक है। आई होप आपको जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड थे मैंने सारे करा दिए, तो इसके साथ हमारे ये 2 टॉपिक भी कंप्लीट होते हैं, ठीक है। बहुत ही इजी था, काफ़ी इजी था रिप्रोडक्शन का ओवरऑल प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चंस थे, एज वेल एज जितनी भी रिलेटेड थ्योरी थी हमने वो भी कर ली है। सो अगर आज का कंटेंट आपको अच्छा लगा हो देन प्लीज लाइक दिस वीडियो एज वेल एज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।